रहमान डकैत की इस एक फोन कॉल के बाद कराची की अंडरवर्ल्ड में बेचैनी फैल चुकी थी। दाऊद इब्राहिम जैसे शख्स को खुल्लम खुल्ला वार्निंग देना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सीधा ऐलान था कि अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा बल्कि इज्जत और बका की लड़ाई बन चुका है। दाऊद को शुरू में लगा कि ये सिर्फ एक मकामी गुंडे की हिम्मत है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन रहमान कोई आम नाम नहीं था। लियारी में उसका खौफ ऐसा था कि पुलिस भी बिना तैयारी वहाँ कदम नहीं रखती थी और दाऊद ये बात अच्छी तरह जानता था। लेकिन रहमान यही नहीं रुका। फोन कटने के कुछ ही घंटों बाद रहमान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दाऊद के सबसे भरोसामंद आदमी नूर मोहम्मद इब्राहिम पर हाथ डालने का हुक्म दे दिया। वही नूर मोहम्मद जो कराची में दाऊद के जमीनों और भत्ते के तमाम मामलात संभालता था। नूर मोहम्मद को लगता था कि कराची में कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन वो ये भूल गया था कि लियारी रहमान का इलाका है। एक रात जब नूर मोहम्मद अपनी गाड़ियों के काफले के साथ गुजर रहा था तो अचानक रास्ता बंद कर दिया गया। चारों तरफ से मुसल्ला लोग सामने आ गए। कुछ समझने से पहले ही गोलियों की आवाज गूंज उठी। कहा जाता है कि नूर मोहम्मद को बेरहमी से मारा गया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये दाऊद के लिए सीधा पैगाम था कि अब खेल बदल चुका है। इस खबर ने कराची में सनसनी फैला दी। पहली बार ऐसा हुआ था कि दाऊद के किसी इतने करीबी आदमी को इस तरह खुलेआम मार दिया गया हो। अब बारी थी उस 1200 करोड़ की जमीन की। क्लिफ्टन के इलाके में जहाँ पहले दाऊद का कारिंदा अपने डेरे जमाए बैठा था, वहाँ अचानक रहमान के 200 से ज्यादा आदमी पहुंच गए। भारी असला, बाइक्स, गाड़ियां, पूरा इलाका कुछ ही घंटों में उनके कब्जे में चला गया। दाऊद के आदमी जो पहले अकड़ कर घूमते थे अब खुद पीछे हटने लगे। कराची में ये बात आग की तरह फैल गई कि दाऊद पहली बार खामोश है। कुछ दिनों बाद इस पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास एक पैगाम आया, हम पीछे हट रहे हैं, मामला यहीं खत्म समझो। बिजनेसमैन को यकीन नहीं हुआ। जिस जमीन के लिए वो महीनों डर के साए में जी रहा था, वही जमीन अब उसको वापस मिल चुकी थी, बिना कोर्ट, बिना पुलिस और बिना हुकूमत के, सिर्फ ताकत के दम पर। दाऊद के पूरे करियर में ये पहला मौका था जब उसे खुलेआम पीछे हटना पड़ा, और वो भी एक मकामी गैंगस्टर के सामने। यहीं से रहमान डकैत का नाम अंडरवर्ल्ड की फाइलों में सुनहरे हुरूफ में दर्ज हो गया। लेकिन ये शोहरत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जैसे जैसे रहमान का असर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की फहरिस्त भी लंबी होती गई। पुलिस और एजेंसियों के लिए रहमान एक सरदर्द बन चुका था। बिलाखिर फैसला लिया गया कि अब रहमान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ऑपरेशन की जिम्मेदारी एक ऐसे अफसर को दी गई जो अपने सख्त रवैये के लिए जाना जाता था, यानी चौधरी असलम। 2009 का साल है। कराची पहले ही तनाव में है। एक दिन खबर आती है कि रहमान लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है। पुलिस की कई टीमें पहले से तैनात थी। जैसे ही रहमान की गाड़ी वहां पर पहुंची, उसे घेर कर गोलियों की आवाज में पुलिस ने ये दावा कर दिया कि रहमान जवाबी कार्रवाई में मारा गया। रहमान डकैत की मौत सिर्फ एक दौर के खत्म होने की नहीं, बल्कि एक सवाल को जिंदा करने की अलामत थी। वो ये कि क्या सिर्फ एक मुजरिम था जो सिस्टम की नाकामी का नतीजा था, या फिर वो एक लेजेंड बन चुका था। आज पीछे मुड़कर देखा जाए तो क्लिफ्टन की इस जमीन का किस्सा सिर्फ प्रॉपर्टी का तनाज़ा नहीं लगता, बल्कि एक शहर की रगों में दौड़ती ताकत और सियासत का आईना लगता है। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी ने जिस तरह 3 दिन शटर गिराए, वो किसी आम गैंगस्टर के लिए नहीं होता। वो एक इशारा था कि जब इंसाफ देर से मिलता है तो गैर कानूनी ताकतें जगह बना लेती हैं। दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड का खेल है। इस खेल में सबसे ऊपर बैठा नाम था दाऊद इब्राहिम, जो कराची से लेकर दुबई तक लोगों को खामोश कर देता था। दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक पूरा सिस्टम था। पुलिस, सियासतदान, बिजनेस, हर जगह उसकी पकड़ मानी जाती थी। बिजनेसमैन डर कर उसके सामने हाथ जोड़ते। वो जितना भत्ता मांगता उतना भत्ता देते। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये एक ऐसे बिजनेसमैन की है कि जब उससे दाऊद ने पैसा मांगा तो उसने अपने साथियों के साथ मशवरा किया। तो एक समझदार आदमी ने उससे कहा कि जाकर रहमान डकैत के पास लियारी में उससे मिलो। लियारी कराची का वो इलाका है जहां कानून नहीं बल्कि डर चलता है, जहां 2 चीजें मशहूर थी, फुटबॉल और खौफ। और इस खौफ का नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत का असल नाम अब्दुल रहमान बलोच था। बचपन से ही वो जुर्म की दुनिया में पला बड़ा। उसके वालिद भी जराइम की दुनिया से वाबस्ता थे। लेकिन रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके वालिद का कत्ल हुआ। इस कत्ल ने रहमान के दिमाग को सब कुछ तोड़ मरोड़ कर दिखाना शुरू कर दिया। बदले की आग में उसने अपने ही पड़ोसी को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि शक की बुनियाद पर उसने अपनी माँ तक को नहीं बख्शा। उसे लगता था कि हर कोई दुश्मनों से मिला हुआ है। यहीं से रहमान की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 20 साल की उम्र तक उस पर अगवा,
भत्ताखोरी और असला रखने के दर्जनों केसेस बन चुके थे। वो कोई आम गैंगस्टर नहीं था, वो सिर्फ पैसे के लिए जुर्म नहीं करता था। सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत, उसकी अना थी जो उसके अक्सर आड़े आ जाती और उसका दिमाग बंद कर देती। उसे खुद भी पता नहीं होता था कि वो कितना गैर मुतवक्के है। कभी वही रहमान गरीबों की मदद करता था, लियारी में उसकी तस्वीर किसी रॉबिन हुड जैसी थी, तो कभी वही रहमान बिना पलक झपकाए किसी को भी गोली मार देता। वक्त के साथ रहमान ने सियासी ताकत भी हासिल कर ली थी। मकामी सियासतदान, पुलिस अफसरान सब उससे डरते थे। लियारी में उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। और अब उसी रहमान डकैत के पास वो डरा हुआ बिजनेसमैन पहुंचा जिसे दाऊद इब्राहिम की कॉल आई थी, जो उससे भत्ता मांग रहा था और अगर भत्ता नहीं दिया तो अपनी जगह छोड़ने को कह रहा था। वो बिल्डर रहमान को सारी कहानी सुनाता है। रहमान खामोशी से सुनता है लेकिन किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं देता। वो बिना वक्त जाया किए अपने दोस्त को कहता है कि फोन दो। बिजनेसमैन को यकीन नहीं हुआ। वो जानता था कि दाऊद से बात करना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन रहमान को फर्क नहीं पड़ा। उसने फोन उठाया और बोला, दाऊद, लियारी का रहमान बोल रहा। दूसरी तरफ कुछ पल को खामोशी छा गई। दाऊद को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। आखिर उसे धमकी देने की हिम्मत कौन कर सकता है। रहमान ने साफ बात की, जिस जमीन पर तुम्हारे आदमी बैठे हैं उसे खाली कर। दाऊद को पहली बार महसूस हुआ कि सामने वाला डर नहीं रहा। उसके आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं है। रहमान ने दो टोक अल्फाज में वार्निंग दी, अगर इस जमीन पर एक ईंट भी हिली तो कराची का नक्शा बदल जाएगा। फोन कट गया। इस फोन कॉल के साथ ही अंडरवर्ल्ड की हवा बदल गई। जो काम सालों से कोई नहीं कर पाया था वो रहमान ने एक कॉल में कर दिया। दाऊद को सीधा चैलेंज। और यहीं से शुरू होती है वो गैंग वॉर जिसने पहली बार दाऊद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उससे भी ज्यादा कोई खौफनाक है। दोस्तों, ये है वो कहानी जिसने रहमान डकैत को, एक बहुत बड़े सियासतदान और पूरी दुनिया में लोगों को अपनी दहशत से परेशान कर देने वाले दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में ला खड़ा किया। और उस दिन के बाद दाऊद इब्राहिम की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो रहमान डकैत के किसी भी मामले के अंदर बोल सके। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा इंसान था जो किसी भी शख्स पर ना तो एतबार करता और ना किसी से डरता था, लेकिन रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम को भी अपने पांव पर ला दिया। वो अलग बात, जैसे मैंने कहानी के शुरू में आपको बताया कि दाऊद इब्राहिम के कहने पर रहमान डकैत को मार दिया गया। चौधरी असलम ने उसका एनकाउंटर किया, लेकिन ओरिजिनलिटी में दाऊद इब्राहिम को पहली बार किसी ने टक्कर दी थी। और ये बात अपनी जात में काफी है रहमान डकैत का नाम सदियों तक याद रखने के लिए। दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है, बॉलीवुड उसके साथ ऑब्सेस्ड है। हर तीसरी फिल्म में उसे लेकर आ जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम को नाकों चने अगर किसी ने चबवाए हैं तो वो भारतीय फिल्मों में किसी भारतीय एजेंट ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहमान डकैत ने चबवाए थे। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।